नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष कुमार पांडे। एग्ज़ाम हॉल में आपका स्वागत है। और आज हम लेके आए हैं 5 जून का करंट अफेयर विद एग्ज़ाम स्पीड। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस स्टार्टअप 20 इंगेजमेंट ग्रुप मीटिंग इज़ बीइंग हेल्ड। दोस्तों निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्टार्टअप 20 इंगेजमेंट ग्रुप की बैठक आयोजित की जा रही है। पहला ऑप्शन है कोची, दूसरा ऑप्शन है गोवा, तीसरा ऑप्शन है लखनऊ और चौथा ऑप्शन है दिल्ली। तो दोस्तों इसका आंसर है गोवा। दोस्तों स्टार्टअप 20 इज़ अ न्यू एंगेजमेंट ग्रुप इनिशिएटेड अंडर इंडिया G20 प्रेसिडेंसी। दोस्तों स्टार्टअप 20 भारत की G20 अध्यक्षता के तहत शुरू किया गया एक नया समूह है और यह किन चीज़ों पे फोकस करता है। फैसिलिटेटिंग डायलॉग, मतलब संवाद को सुगम बनाना। कैसा संवाद? दोस्तों जो G20 के मेंबर हैं और जो हमारे देश में इस समय अलग अलग जगहों पे मीटिंग कर रहे हैं, उनसे हम स्टार्टअप्स को लेके एक डायलॉग शुरू कर रहे हैं, जिससे हमारे देश के स्टार्टअप्स को उन देशों में भी हेल्प मिलेगी ग्रो करने के लिए, और इस डायलॉग के थ्रू हमारे देश के स्टार्टअप्स और ग्रो करेंगे। तो दोस्तों इससे इससे क्या होगा? इससे दोस्तों हमारे देश में नवाचार बढ़ेगा, मतलब इनोवेशन बढ़ेगा, और भी स्टार्टअप्स बनेंगे तो क्या होगा? मोर रेवेन्यू जनरेशन, और रेवेन्यू आएगी। और इसका तीसरा क्या लक्ष्य है? फॉस्टरिंग ग्रोथ इन द स्टार्टअप इकोसिस्टम, मतलब वही जो मैंने आपको बताया, स्टार्टअप इकोसिस्टम में ग्रोथ को बढ़ावा देना, एक ऐसा माहौल, एक ऐसा इकोसिस्टम बनाना जिससे हमारे देश में स्टार्टअप और बढ़े। G20 के देश आए हैं, यहाँ अलग अलग देशों से अलग अलग एक्सपर्टाइज़ के लोग आए हैं, तो उनसे हमें काफ़ी कुछ जानने और सीखने को मिलेगा, प्लस हम भी अपनी कुछ इनोवेशन, अपनी कुछ तरीके उन्हें बताएंगे। तो ये एक म्यूचुअल इंगेजमेंट है, एक म्यूचुअल आदान प्रदान है नॉलेज का, इनोवेशन का, जो इस समय स्टार्टअप 20 के रूप में गोवा में हो रहा है। दोस्तों अब कुछ मुख्य बातें आपको बता दें। स्टार्टअप किसी देश में क्यों ज़रूरी है? दोस्तों स्टार्टअप किसी देश में इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सबसे पहले स्टार्टअप से क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। दोस्तों ज़्यादा स्टार्टअप जब देश में आएंगे तो उससे रोज़गार आएगा। हमारे देश की बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड बहुत बड़ा है, तो इस चीज़ को देखते हुए स्टार्टअप इकोसिस्टम हमारे देश में बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो स्टार्टअप इकोसिस्टम जब हमारे देश में बहुत ज़्यादा होगा, बड़ा होगा, तो ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिलेगा। दोस्तों दूसरी मुख्य बात क्या है स्टार्टअप के आने से? कैपिटल फॉर्मेशन। दोस्तों कैपिटल क्या होता है? कैपिटल फॉर्मेशन। दोस्तों कैपिटल क्या होता है? कैपिटल मतलब पूंजी। जब स्टार्टअप हमारे देश में आएंगे और वो इनोवेटिव आइडियाज़ लेके नए प्लांट्स, फैक्ट्रीज़, नए सर्विस सेक्टर में नए इनोवेशन करेंगे, तो उससे एक कुछ रेवेन्यू जनरेट होगा, और वो जो रेवेन्यू होता है वो वापस वो अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, जिससे ज़्यादा कैपिटल फॉर्मेशन होता है। तो दोस्तों जो ये कैपिटल फॉर्मेशन होता है, ये किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज़्यादा जब कैपिटल देश में होगा तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होते हैं, और ज़्यादा जब इन्वेस्टमेंट होते हैं तो इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट उसी पेस में उस देश में होता है। और दोस्तों स्टार्टअप का सबसे महत्वपूर्ण अंग जो है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, वो है एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये दोस्तों एंटरप्रेन्योरशिप ही सबसे महत्वपूर्ण अंग है स्टार्टअप इकोसिस्टम का। एंटरप्रेन्योर मतलब उद्यमी। दोस्तों किसी भी देश की डेवलपमेंट, किसी भी देश की प्रगति इस पे बहुत डिपेंड करती है कि उस देश में कितने उद्यमी हैं, कितने एंटरप्रेन्योर्स हैं। दोस्तों अब आजकल आप देख रहे होंगे ये ट्रेंड है कि IIT से पास होने के बाद, IIM से निकलने के बाद लोग विदेश ना जाके अपना ही स्टार्टअप यहाँ खोल ले रहे हैं अपने ही देश में। तो दोस्तों ये जो 2014 के बाद जो हमारी मौजूदा गवर्नमेंट ने जो स्टार्टअप इकोसिस्टम को इतना बढ़ावा दिया है, ये उसी का नतीजा है कि लोग अमेरिका की, ब्रिटेन की और बड़ी मल्टीनेशनल्स कंपनी ना ज्वाइन करके यहीं पे रह के स्टार्टअप खोल रहे हैं, जिससे हमारे देश के लोगों को रोज़गार मिल रहा है, कैपिटल जनरेशन हो रहा है, रेवेन्यू जनरेशन हो रहा है, हमारे देश को ज़्यादा टैक्सेस मिल रहे हैं, और इसके साथ साथ वो बहुत सारी ऐसी इनोवेटिव आइडियाज़ हैं जिससे हमारे देश में सर्विसेज एक्सपोर्ट में ही मदद मिल रहा है। तो इससे फॉरेन एक्सचेंज का भी काफ़ी कमाई हो रही है हमारे देश को, जो हमारे देश के ग्रोथ और डेवलपमेंट में बहुत ही
योगदान कर रहा है। तो दोस्तों एंटरप्रेन्योरशिप ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। किसी भी देश के डेवलपमेंट के लिए सबसे ज़रूरी बात ये देखी जाती है कि वहाँ कितने सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं। और 2014 के बाद जो स्टार्टअप इकोसिस्टम बना है उससे हमारे देश में एंटरप्रेन्योर्स की तादाद काफ़ी बढ़ी है। तो ये 3 मुख्य बातें थी दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं। 100 डेज़ 100 पेज कैंपेन हैज़ बीन लॉन्च बाई। दोस्तों 100 डेज़ 100 पेज अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो आपका ऑप्शन है NPCI, RBI, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, नाबार्ड। तो दोस्तों ये कैंपेन शुरू किया गया है RBI के द्वारा। दोस्तों 100 डेज़ 100 पेज क्या है? इसका मुख्य बिंदु, इसका मुख्य बात ये है कि RBI ने ये गाइडलाइंस जारी की है बैंकों को टू ट्रेस एंड सेटल द टॉप 100 अनक्लेम्ड डिपॉजिट ऑफ एवरी बैंक। प्रत्येक बैंक के शीर्ष 100 लावारिस जमा राशियों का पता लगाना है और उनका निपटारा करना है। तो लावारिस जमा राशि मतलब अनक्लेम्ड डिपॉजिट क्या है? मान लीजिए कोई एक आदमी है जो जिसने अपनी पूंजी बैंक में जमा की है, कुछ इंसिडेंट होता है वो नहीं रहता है और उनके परिवार वालों को वो पता नहीं है, और वो या तो उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि उसके पैसे रखे हुए हैं, और उसके जाने के बाद वो उस बैंक अकाउंट पे भी कोई हरकत नहीं करते हैं, कोई एक्टिविटी नहीं करते हैं। तो बैंक अकाउंट एक तरह से बंद है, फ्रीज़ हो गई है। अब उसमें जो पैसा पड़ा हुआ है वो काफ़ी दिन से है पड़ा हुआ है। तो अब बैंकों को क्या करना है कि उनके रिलेटिव्स को ढूंढना है और ढूंढ के ये पैसा उनको लौटा देना है। बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनको बैंकिंग प्रोसीजर्स के बारे में नहीं पता है, जिनके पास कोई नहीं है, तो उनकी भी मदद करने के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई है कि अब बैंक सुओ मोटो ही ऐसे 100 अनक्लेम अकाउंट्स को ढूंढेगी और उनका निपटारा करेगी। अब अनक्लेम अकाउंट के बारे में जान लेते हैं। लावारिस राशियाँ क्या होती हैं? सेविंग करंट अकाउंट्स विच आर नॉट ऑपरेटेड फॉर 10 ईयर्स। वो सारे सेविंग और करंट अकाउंट्स जो 10 साल तक ऑपरेट नहीं होते हैं, वो बचत और चालू खाते जो 10 साल तक परिचालित नहीं होते हैं, उन्हें हम अनक्लेम डिपॉजिट करते हैं। और जो सेविंग्स होती हैं, अगर उनकी बात करें तो टर्म डिपॉजिट नॉट क्लेम्ड विद इन 10 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ मैच्योरिटी, वो परिपक्वता की तारीख से 10 वर्षों के भीतर सावधिक जमाओं के दाव नहीं किए गए हैं, उनको हम अनक्लेम्ड अकाउंट करते हैं। जो भी, जैसे मान लीजिए आप FD कराया, आपने PPF खोला, जो भी इस तरह के सेविंग स्कीम्स खोले और उनको 10 साल तक क्लेम ही नहीं किया, तो उसको फिर अनक्लेम्ड डिपॉजिट के कैटेगरी में रखा जाएगा। चलिए दोस्तों, तो ये स्कीम लोगों की बेसिकली मदद करने के लिए की गई है जो ये अनक्लेम्ड डिपॉजिट पे क्लेम अपना नहीं कर पा रहे हैं, और उनको RBI ये सुनिश्चित कर रही है कि उनको उनका पैसा मिल जाए। ओके दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे एंड डेनमार्क इज होस्टिंग विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज। स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे और डेनमार्क निम्नलिखित में से किस अभ्यास की मेज़बानी कर रहे हैं? दोस्तों पहला ऑप्शन है आर्टिक चैलेंज एक्सरसाइज 23, जिसको एज 23 भी कहते हैं। दूसरा ऑप्शन है नाटो 23 एक्सरसाइज, जिसको NE 23 भी कहते हैं। तीसरा ऑप्शन है SFND 23 और लास्ट ऑप्शन है वॉरियर 23। तो दोस्तों इसका आंसर है A, आर्टिक चैलेंज एक्सरसाइज 23। अब थोड़ा सा विस्तार से इसके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों एस इज़ एन इंटरनेशनल एयर एक्सरसाइज। दोस्तों ये एक हवाई अभ्यास है, एयर एक्सरसाइज है, और इसको 29 मई से लेकर 9 जून के बीच में कंडक्ट किया जा रहा है। और इसमें 120 एयरक्राफ्ट्स, 27 आर्मी पर्सनल्स 14 अलग अलग देशों से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और ये देश कौन से हैं? दोस्तों 14 देश हैं, जिसमें अमेरिका है, फ्रांस है, जर्मनी है, ब्रिटेन है और इटली है। मतलब यूरोपियन कंट्रीज़ जो फिनलैंड के आसपास, नीदरलैंड्स है, डेनमार्क है। तो ये कंट्री इसमें भाग ले रहे हैं। दोस्तों इन कंट्रीज़ का भाग लेने का, ये एक्सरसाइज करने का मेन मुद्दा क्या है, क्यों कर रहे हैं? दोस्तों इसका मेन मुद्दा है कि रशिया यूक्रेन वॉर। दोस्तों रशिया यूक्रेन वॉर से जो रशिया के जो पड़ोसी कंट्रीज़ हैं, जैसे स्वीडन, फिनलैंड और नॉर्वे, डेनमार्क, ये सब थोड़े डरे हुए हैं कि रशिया का जो एग्रेसिव पोस्चर है, कहीं ये इनके ऊपर भी भारी न पड़ जाए, कहीं यूक्रेन जैसी स्थिति इनके साथ भी ना आए। अब ये जो एक्सरसाइज हो रहा है, इसमें नाटो भी हिस्सा ले रही है, नाटो के भी सारे कंट्रीज़ हिस्सा ले रहे हैं। तो दोस्तों ये
एक्सरसाइज एक तरह से रशिया को चेतावनी देने की कोशिश की जा रही है कि अगर आप कोई ऐसा दुस्साहस करते हैं और हमारे ऊपर अटैक करते हैं, इन सारी कंट्रीज़ में से किसी के भी ऊपर अटैक करते हैं, तो ये हम यूनाइटेड हैं और हम एस कंट्रीज़ जो हैं हम ये यूनाइटेड हैं और हम आपके ऊपर कार्रवाई करेंगे। तो इसीलिए एक पोस्चरिंग ये एस कंट्रीज़ कर रहे हैं, ये एस एक्सरसाइज के थ्रू कर रहे हैं कि अगर रशिया इस तरह का कोई भी दुस्साहस इन कंट्रीज़ में करता है या ऐसी कोई भी दुस्साहस इन कंट्रीज़ के साथ करने की कोशिश करता है या पोस्चरिंग करता है, तो उसके खिलाफ़ कार्रवाई की जा सकती है और बड़े स्तर पे की जा सकती है। तो एक तरह से ये कह सकते हैं कि ये डिफेंसिव ऑफेंस कह सकते हैं इसको। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ 78th सेशन ऑफ यूएन जनरल असेंबली। निम्नलिखित में से किसे संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के लिए अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है डेनिस फ्रांसिस, कास्पा क्रोसी, अब्दुल्ला शाहिद, वोल्कन बोस्किर। तो दोस्तों इसका आंसर है डेनिस फ्रांसिस। दोस्तों डेनिस फ्रांसिस को 78th सेशन के लिए निर्वाचित किया गया है यूएनजीए के। और डेनिस फ्रांसिस एक डिप्लोमेट हैं ट्रिनिडाद और टोबैगो देश के। ट्रिनिडाद और टोबैगो कहाँ है दोस्तों? ये कैरेबियन देश है, ये एक कैरेबियन देश है और ये नए पोस्ट को लेंगे सितंबर 2023 में। और इससे पहले यूएनजीए के चेयरमैन प्रेसिडेंट कौन थे? कसाबा क्रोसी, एक हंगेरियन डिप्लोमेट थे। दोस्तों यूएनजीए का जो इलेक्शन होता है इसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। पहले यूएन के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दें। यूनाइटेड नेशंस दोस्तों 1945 में स्थापित किया गया था। वर्ल्ड वॉर के बाद कंट्रियों को ये लगा कि एक ऐसा फोरम होना चाहिए जहाँ पे सारी कंट्रीज़ अपनी बातें रख सकें ताकि ये वर्ल्ड वॉर जैसी सिचुएशन फिर से ना आए। तो इसीलिए यूनाइटेड नेशन को 1945 में स्थापित किया गया। दोस्तों यूनाइटेड नेशन के सारे काम यूएनजीए से होते हैं, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, जिसमें अभी तत्काल में 193 मेंबर्स हैं। और यूएनजीए का जो प्रेसिडेंट है उसका इलेक्शन होता है इन्हीं मेंबर्स के द्वारा सिंपल मेजॉरिटी से वो चुने जाते हैं। और ये जो इलेक्शन होते हैं दोस्तों ये हर साल होते हैं, एवरी ईयर, हर साल ये इलेक्शन होते हैं। ये 78वां सत्र था दोस्तों, ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों यूएनजीए का जो इलेक्शन है वो आज जैसा कि मैंने आपको बताया वो एक सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू होता है। और ये रीजनल पार्टिसिपेशन को ध्यान में रख के ये इलेक्शन किया जाता है। जैसे इसके पहले जो कसाबा क्रोसी थे वो हंगरी से थे और वो यूरोपियन यूनियन को रिप्रेजेंट करते थे, यूरोपियन देशों को रिप्रेजेंट करते थे। और अब जो डेनिस फ्रांसिस हैं ट्रिनिडाद एंड टोबैगो से, ये कैरेबियन रीजन को ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और दोस्तों अब एक क्वेश्चन आपसे है कि भारत की पहला यूएन प्रेसिडेंट कौन था? भारत की तरफ से पहला यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का प्रेसिडेंट कौन चुना गया था? तो आप बताइए, मैं आपको 2-3 सेकंड देता हूँ, सोचिए कौन है। चलिए मैं बताता हूँ, विजय लक्ष्मी पंडित। ये 62nd जनरल असेंबली की प्रेसिडेंट चुनी गई थी, इनको याद रखिएगा दोस्तों। तो यूएन कब बना? 1945 में। करंट प्रेसिडेंट उसके कौन हैं? डेनिस फ्रांसिस। इससे पहले कौन थे? कसाबा क्रोस्की। और कितने मेंबर हैं? करंट मेंबर्स हैं 193। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आप याद रखिएगा, जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। कुकी एंड मेस्टीज कम्युनिटीज़ रिसेंटली इन न्यूज़ बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? अभी हाल ही में कुकी और मेस्टीज कम्युनिटी जो कि न्यूज़ में है वो इनमें से किस स्टेट में से बिलोंग करते हैं? तो दोस्तों पहला ऑप्शन है असम, दूसरा है मणिपुर, तीसरा है मेघालय, चौथा है त्रिपुरा। दोस्तों आप लोगों में से जो भी न्यूज़ देखता होगा वो आसानी से इसका आंसर दे सकता है। इसका ऑप्शन है बी, मणिपुर। दोस्तों अब इन कम्युनिटीज़ के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं हम कि जो कुकीज़ और मेस्टीज कम्युनिटी के बीच में क्लैशेस हो रहे हैं, इसी की वजह से मणिपुर न्यूज़ में आया है, वो मणिपुर से बिलोंग करते हैं। दोस्तों
अब हम बताते हैं कि इस क्लैश का रीज़न क्या था। दोस्तों, जो मेटी कम्युनिटी है मणिपुर की, वो एक सॉलिडेरिटी मार्च निकाल रही थी, सद्भावना यात्रा। किस लिए? वो अपनी कम्युनिटी को एसटी स्टेटस दिलाना चाहती है, शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस। शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस मेटीज़ कम्युनिटीज़ के पास अभी नहीं है, तो वो चाहती है कि वो उन्हें भी शेड्यूल्ड ट्राइब का वहाँ स्टेटस मिले। दोस्तों, अब ऐसा वो क्यों कर रहे थे? क्योंकि दोस्तों मेटीज़ कम्युनिटी जो है वो 60% ऑफ पॉपुलेशन कंस्टिट्यूट करती है। मतलब वहाँ के मणिपुर के 60% लोग मेटीज़ कम्युनिटी से हैं, लेकिन वो सिर्फ 10% लैंड पे ही वहाँ कब्जा किए, मतलब लैंड पे रहते हैं। 10% लैंड पे ही वो निवास करते हैं। बाकी का जो 90% लैंड है वो कुकीज़ और नागा कम्युनिटी के लोग हैं वहाँ पे। जो 90% लैंड है वहाँ कुकी और नागा कम्युनिटी के लोग हैं। तो इससे उनके अंदर थोड़ा आक्रोश है, रिजेंटमेंट है कि भाई हम 60% हैं और वो 40% ही है, वो 40% 90% पे रह रहे हैं और हम 10% पे रह रहे हैं। दोस्तों, इसका रीज़न ये भी है कि कुकी और नागा कम्युनिटी जो है वो हिली एरिया में रहते हैं, जो कि मणिपुर का 90% एरिया है। तो और जो प्लेन और शहरी इलाके हैं वहाँ मेटीज़ कम्युनिटी रहते हैं। तो ये 90% पे ये इसलिए रहते हैं क्योंकि ये ट्राइब्स हैं, ये जंगल में ही रहते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि वो पूरे स्टेट में फैले होंगे। लेकिन इनके मणिपुर के जो मेटीज़ कम्युनिटीज़ हैं उनके अंदर ये रिजेंटमेंट है कि भाई हम 60% है तो हमें भी एसटी स्टेटस मिलना चाहिए, हमें भी हमारा अधिकार मिलना चाहिए। और जिसका विरोध कुकी कम्युनिटी के लोग बहुत ही पुरजोर तरीके से कर रहे हैं। उनका कहना है कि नहीं, इनको नहीं मिलना चाहिए, अगर इनको आप एसटी कम्युनिटी देंगे तो हमें आप एक सेपरेट स्टेट दीजिए। तो इसी जद्दोजहद को लेके कुकी और मेटीज़ कम्युनिटीज़ में वॉलेंट क्लैशेस हुए, जिसमें काफ़ी लोग मारे भी गए। और उसको देखते हुए हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने वहाँ पे इंटरवेंशन किया। वो 3 दिन के दौरे पे भी गए और वहाँ पे कंडीशन काफ़ी नॉर्मलाइज हुई हैं और कुकी और मेटीज़ कम्युनिटीज़ के बीच में बातचीत जारी है और हम ये उम्मीद करते हैं कि एक कंस्ट्रक्टिव डायलॉग हो और इसका सोल्यूशन निकले। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लॉर्ड ऑस्टिन, हु इज़ ऑन द डिप्लोमेटिक विजिट टू इंडिया, इज़ द डिफेंस सेक्रेटरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज़। लॉर्ड ऑस्टिन जो भारत की एक राजनयिक यात्रा पे हैं, निम्नलिखित में से किस देश के रक्षा सचिव हैं? तो दोस्तों, आपका ऑप्शन है ब्रिटेन, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा, सॉरी। तो इसका आंसर है दोस्तों यूएसए। लॉर्ड ऑस्टिन दोस्तों यूएसए के डिफेंस सेक्रेटरी हैं और वो इंडिया के विज़िट पे आए हुए हैं। और उनका पर्पस क्या है, यहाँ आने का क्या मुद्दा है? दोस्तों देखिए, ये सारी तो सूक्ष्म बातें हैं जो हम बताएंगे आपको। लेकिन एक बड़ी बात ये है कि जो रशिया चाइना का वॉर हुआ है, उससे जो वर्ल्ड कम्युनिटी है वो हरकत में आ गई है। वो मतलब अब साइड्स खोज रही है। जैसे यूएसए जो है वो इंडिया को अपने साइड लेना चाह रहा है और इंडिया को बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज़, ऐसी चीज़ें देना चाह रहा है जो अमूमन देशों को नहीं देता है। तो इसलिए वो किस लिए कर रहा है? क्योंकि इंडिया के ऊपर रशिया का बहुत प्रभाव है। इंडिया काफ़ी सारे अपने डिफेंस एक्सपोर्ट्स रशिया से करती है और डिफेंस एक्सपोर्ट्स तो करती ही है। उसके अलावा इंडिया ने रशिया से सस्ता ऑयल भी ख़रीदा है। तो ऑयल की वजह से डिफेंस इंपोर्ट की वजह से इंडिया रशिया पे काफ़ी डिपेंडेंट है। और इसीलिए ये अमेरिका के लिए चिंता की बात है, क्योंकि जब रशिया यूक्रेन वॉर हुआ तो इंडिया ने रशिया को कंडेम नहीं किया और उल्टा मतलब वेस्टर्न सैंक्शंस के बावजूद भी रशिया से सस्ता तेल इंपोर्ट करना किया, जो कि मतलब हमारे नेशनल इंटरेस्ट में है। तो इनके पर्पज़, इसी बैकड्रॉप में हम इनका पर्पज़ ऑफ विजिट देखते हैं, ये क्यों यहाँ आए हैं। तो टू फर्दर स्ट्रेंथन द बायलैटरल डिफेंस कोऑपरेशन, मतलब द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को और मजबूत करने के लिए। ट्रांसफ़र ऑफ क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज़ फॉर को डेवलपमेंट ऑफ मिलिट्री हार्डवेयर, सैन्य हार्डवेयर के सह विकास के लिए महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण। मतलब दोस्तों देखिए, यही बात है कि वो चाहते हैं कि अब आप क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज़ हमसे लीजिए और अपने देश में ही हमारे साथ मिलके आप मिलिट्री हार्डवेयर बनाइए। आप तोप, टैंक और हवाई जहाज़ के पुर्जे, ये सारे अपने ही देश में बनाइए, हम आपकी सहयोग करेंगे। अब ये कह रहे हैं, पहले ये नहीं कह रहे थे। पहले ये कहते थे कि ठीक है,
हम आपके पहले जब इस प्री वॉर के पहले ये सोचते थे कि चलो ठीक है, हम सोचेंगे कि आपके साथ क्या करना है, आपको टेक्नोलॉजी कितनी देनी है, कौन कौन सी देनी है, वगैरह वगैरह। अब देखिए, जनरल इलेक्ट्रिक प्रपोजल टू शेयर टेक्नोलॉजी विथ इंडिया फॉर फाइटर जेट्स इंजन, मतलब एक जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी है जो फाइटर जेट्स इंजन बनाती है। तो ये जो कंपनी है दोस्तों, ये बहुत रिलेक्टेंट थी भारत को कोई भी इस तरह की टेक्नोलॉजी देने के लिए जिससे भारत फाइटर जेट्स के इंजन बनाते। दोस्तों हमने अभी हाल ही में तेजस का सफ़र टेस्ट किया, तेजस को हमने कमीशन किया अपने एयरफोर्स में। तो दोस्तों तेजस क्या है दोस्तों, तेजस से हमने जो तेजस का इंजन है वो भी हम इंपोर्ट किए हैं, मतलब लगभग 60 to 80% तेजस इंडिजीनियस है और 20% हमने उसके पार्ट्स को इंपोर्ट किया है। तो अब जनरल इलेक्ट्रिक क्या कह रही है कि भैया अब हम जो इंजन है वो आप ही के देश में आपके साथ मिलके बनाएंगे, आप हमारा टेक्नोलॉजी सीखिए, समझिए और ख़ुद बनाइए, हम आपका सहयोग करेंगे। देखिए ये दोस्तों ये बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि अब उनके इंस्टेंस में चेंज आ रहा है। अब उन्हें ये लग रहा है कि इंडिया को हमें ये क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज़ देनी चाहिए ताकि वो सेल्फ डिपेंडेंट हो और उसका जो डिपेंडेंस है वो रशिया पे कम हो। और दोस्तों बहुत हद तक ये हमारे सेल्फ इंटरेस्ट में भी है, क्योंकि हमें किसी भी देश पे बहुत डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। देखिए ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि रशिया के चाइना से बहुत अच्छे रिलेशंस हैं, चाइना के इंडिया से ख़राब रिलेशन है, रशिया पाकिस्तान से भी रिलेशन बनाना चाह रहा है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें इंडिया के लिए सही नहीं हैं। तो दोस्तों इस बैकड्रॉप में अगर अमेरिका हमको इस तरह की कोई भी ऑफ़र दे रहा है तो वो हमारे लिए अच्छी बात है। तो इन्हीं सब बैकड्रॉप में जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं वो इंडिया आए हुए हैं हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से बातें करने के लिए और कोई न कोई एक स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप पे हस्ताक्षर करने के लिए। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन अमेरिकन रिसेंटली टुक ओवर एज अ प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक। दोस्तों निम्नलिखित भारतीय अमेरिकी में से किसने हाल ही में विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है। तो ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा। पहला ऑप्शन है अजय बांगा, दूसरा है सत्या नडेला, तीसरा है रोशन सरकार और चौथी है गीता गोपीनाथ। तो दोस्तों इसका आंसर है अजय बांगा। दोस्तों अजय बांगा के बारे में कुछ जानकारी दे दें। दोस्तों पहले अजय बांगा इसके चेयरमैन बनने से पहले वाइस चेयरमैन थे जनरल अटलांटिक के, और वो मास्टर कार्ड के सीईओ भी रह चुके हैं। तो दोस्तों अजय बांगा एक काफ़ी बड़ी पर्सनैलिटी हैं, बड़ी हस्ती हैं यूएसए में। वो जो बाइडेन के काफ़ी करीब हैं, इसीलिए जो बाइडेन ने इनको वर्ल्ड बैंक की कमान दी है। और अजय बांगा का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। वो जिन जिन कंपनियों से जुड़े, जिन जिन कंपनियों में ऊंचे पद पे रहे, वो उसे बहुत आगे ले गए, उसको बहुत प्रॉफिट कराया उन्होंने, और उसका ग्लोबल आउटरीच बहुत ज़्यादा बढ़ाया। तो इसीलिए बांगा की कैपेबिलिटीज़ पे जो बाइडेन को काफ़ी भरोसा था और उन्होंने इनको वर्ल्ड बैंक की कमान सौंपी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, अजय बांगा अब प्रेसिडेंट हैं वर्ल्ड बैंक के। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पीएम विल इनॉग्रेट द हेडक्वार्टर ऑफ इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर इन स्पेस एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। तो प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र इन स्पेस के मुख्यालय का उद्घाटन करेंगे। दोस्तों पहला ऑप्शन है लखनऊ, दूसरा है अहमदाबाद, तीसरा है हैदराबाद और चौथा है बेंगलोर। तो दोस्तों इसका उत्तर है बी, अहमदाबाद। दोस्तों ये जो इनॉग्रेशन है ये 10 जून को होगा और इन स्पेस जो कॉरपोरेशन है उसको यूनियन कैबिनेट ने 20 जून को अप्रूव किया था, केंद्रीय अनुमोदित किया था। और इन स्पेस है क्या दोस्तों? इन स्पेस एक नोडल एजेंसी दैट विल अलाउ स्पेस एक्टिविटीज़ एंड यूज़ ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस ओन फैसिलिटीज़ बाय नॉन गवर्नमेंट प्राइवेट एंटिटीज़। दोस्तों नॉन गवर्नमेंट प्राइवेट एंटिटीज़ ये एक नोडल एजेंसी है जो गैर सरकारी निजी संस्थाओं द्वारा अंतरिक्ष गतिविधियों और अंतरिक्ष विभाग के स्वामित्व वाली सुविधाओं का उपयोग की अनुमति देगी। चलिए दोस्तों इसके बारे में बताते हैं। इससे क्या होगा? इससे प्राइवेट पार्टिसिपेशन स्पेस सेक्टर में बढ़ेगा। दोस्तों हाल ही में हमारे देश में बहुत सारे स्टार्टअप्स खुल रहे हैं और उसी में से एक स्टार्टअप है स्काई रूट। स्काई रूट एक प्राइवेट कंपनी है जो स्पेस टेक्नोलॉजी में इंडिया में काम करती है। तो अब मान लीजिए
स्काई रूट को एक रॉकेट लॉन्च करनी है, तो वो क्या करेगा? वो हमारे सरकार के पास जाएगा, वो हमसे कहेगा कि भाई हमको एक लॉन्च पैड दो जहाँ से हम अपना रॉकेट लॉन्च कर सकें। तो सरकार कहेगी ठीक है, आप श्रीहरिकोटा का लॉन्च पैड ले लीजिए और अपना रॉकेट लॉन्च कर दीजिए। तो इनके जैसे बहुत सारी कंपनीज़ जो स्पेस टेक्नोलॉजीज़ में काम कर रही हैं, तो सरकार ने सोचा कि हम इनके और अपने बीच एक इंटरफेस बनाएं जो इनको सहयोग करे इन सारी सरकारी सुविधाओं का इस्तेमाल करने के लिए। तो इसी पर्पज़ से सरकार ने बनाया इन स्पेस। तो इन स्पेस क्या करेगा? जितनी भी सरकारी सुविधाएं हैं, जैसे लॉन्च पैड्स हो गए, और हमारे जो क्या कहते हैं, लैब्स हो गए, टेस्टिंग लैब्स हो गए, इसरो के जो टेक्नोलॉजी लैब और टेस्टिंग सेंटर्स हो गए, उनको प्राइवेट कंपनीज़ को वो अवेलेबल कराएगा। और उससे क्या होगा दोस्तों? प्राइवेट जो पार्टिसिपेशन है स्पेस सेक्टर में वो बढ़ेगा। देखिए, स्पेस एक्स सब लोग जानते होंगे, एलॉन मस्क का। दोस्तों, स्पेस एक्स क्या एक प्राइवेट कंपनी है, और उसको वहाँ के नासा का इतना सपोर्ट है कि वो अब नासा के लगभग बराबर हो गया। वो अपनी सैटेलाइट लॉन्च करता है, वो अपना एक नेटवर्क चलाता है, वो सिक्योर नेटवर्क अपना अलग से चलाता है। उसने यूक्रेन को वॉर सिचुएशन में पूरा नेटवर्क दे दिया कि भाई ठीक है, तुम हमारा नेटवर्क यूज़ करो, हमारा सिक्योर नेटवर्क यूज़ करो। तो इतनी बड़ी कंपनी है, और इसी वजह से एलॉन मस्क आज दुनिया के सबसे अमीर आदमी भी है। तो इंडिया भी चाहती है कि हमारे देश में भी इस तरह के कंपनियाँ, इस तरह के ग्रुप्स उभरे, और वो इंटरनेशनल स्पेस जो मार्केट है उसमें अपना प्रभुत्व कायम करें। तो इससे क्या होगा दोस्तों? जैसे आप देखते होंगे कि जब हमारे यहाँ से कोई रॉकेट लॉन्च होता है, तो उसमें से पता चलता है कि 30 सैटेलाइट्स अमेरिका के हैं, किसी में पता चलता है 14 सैटेलाइट्स ब्रिटेन के हैं। तो दोस्तों, ये क्या है? ये एक तरह से इंटरनेशनल स्पेस मार्केट है, जिसमें हमारे देश विभिन्न देशों से सैटेलाइट लॉन्च कराता है GSLV और PSLV के थ्रू, और इनकम अर्न करता है। तो दोस्तों, ये भी एक तरह से मार्केट है जिससे इनकम अर्न होता है, रेवेन्यू अर्न होता है, हमारे फॉरेन एक्सचेंज बढ़ता है। तो जब हमारे देश में प्राइवेट पार्टिसिपेशन इसमें बढ़ेगा, तो उसमें और एक्सपर्टाइज आएगी, और हमारे देश का जो स्पेस मार्केट है वो और आगे बढ़ेगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज़ एन एनुअल ग्लोबल इवेंट ऑब्जर्व्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज? दोस्तों, ये आप में से काफ़ी लोगों को पता होगा। इसका ऑप्शन है A 3 जून, B 4 जून, C 5 जून, D 6 जून। तो इसका आंसर है B 5 जून। तो दोस्तों, अब इसके बारे में कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं हम। दिस ईयर इट मार्क्स द 50th एनिवर्सरी ऑफ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। दोस्तों, इस वर्ष यह विश्व पर्यावरण दिवस की 50वीं वर्षगांठ है। और इसका थीम क्या है? थीम है दोस्तों, सोल्यूशन टू द प्लास्टिक पोल्यूशन अंडर द कैंपेन बीट सोल्यूशन पोल्यूशन। 5 जून 2023 को थीम बीट प्लास्टिक पोल्यूशन अभियान के तहत प्लास्टिक प्रदूषण के समाधान पर ध्यान रखा जाएगा। और इसके होस्ट कंट्रीज़ कौन है दोस्तों? कोटे डिवो, और किसके पार्टनरशिप में? नीदरलैंड्स के। तो दोस्तों, ये कुछ आपको पॉइंट्स याद रखने होंगे कि ये 50वीं एनिवर्सरी है, बीट द प्लास्टिक पोल्यूशन इसका थीम है, और इसके होस्ट कौन है? कोटे डी आइवरी और नीदरलैंड्स। तो दोस्तों, ये है। और ये कब होता है ये तो आपको याद रखना ही होगा, क्योंकि ये हिट क्वेश्चन है, हमेशा आता है। तो ये होता है 5 जून को, जो कि आज 5 जून है। चलिए दोस्तों, एक और इन्फॉर्मेशन के बारे में, इसको कौन ऑर्गेनाइज कराता है दोस्तों? इसको कराता है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। तो UNEP जो है हमारा, वो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे को ऑर्गेनाइज कराता है। और इस साल के होस्ट कौन है? कोटे डी आइवोर विथ इन पार्टनरशिप विथ नीदरलैंड्स। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। द 28th सेशन ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ऑफ UNFCCC विल बी हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? दोस्तों, UNFCCC के लिए पार्टियों का सम्मेलन COP28 का 28वां सत्र निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो दोस्तों, इसका ऑप्शन है A ब्रिटेन, B नीदरलैंड्स, C जर्मनी, और D UAE। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन है UAE। दोस्तों, जो 28 सेशन है UNFCCC का, वो यूनाइटेड अरब्स के अबू धाबी में आयोजित किया जाएगा। और इसका इवेंट डेट क्या है? 30 नवंबर 2023 से 12 दिसंबर 2023।
और दोस्तों जैसे आप जानते हैं UNFCCC क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड एक ऑर्गेनाइजेशन है, यूएन का एक स्पेसिफिक विंग है जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ कराता है। और इस कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ में ये डिस्कशंस होता है, डिबेट होता है कि भाई जो क्लाइमेट चेंज है उससे कैसे निपटा जाए, और क्या डेवलप्ड कंट्री और डेवलपिंग कंट्री मिल के ऐसा क्या करें कि क्लाइमेट चेंज ना हो, जो हमारे टेम्परेचर्स, ग्लोबल टेम्परेचर 1.5 के ऊपर बढ़ रहे हैं वो ना बढ़ें, और जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं जो क्लाइमेट चेंज की सबसे ज़्यादा मार झेल रहे हैं, उनको बचाने के लिए क्या क्या किया जाना चाहिए। जैसे लीस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज़ दोस्तों वो कंट्रीज़ हैं जिन्होंने क्लाइमेट चेंज में कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं किया, और टेम्परेचर्स बढ़ाने में कोई भी कंट्रीब्यूशन का नहीं है, लेकिन ये क्लाइमेट चेंज की मार सबसे ज़्यादा झेल रहे हैं। तो इनको बचाने के लिए क्या क्या पैकेजेस, क्या क्या आर्थिक सहायता डेवलप्ड कंट्री के द्वारा की जा सकती है, ये सारे डिबेट और डिस्कशन UNFCCC के इस कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ में होंगे। चलिए दोस्तों आगे अब आते हैं एग्ज़ाम फीड पे, और आज हम देखेंगे शेड्यूल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो दोस्तों पहला शेड्यूल है, फर्स्ट शेड्यूल में क्या है, इट कंटेन्स द नेम ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। दोस्तों दूसरे शेड्यूल में क्या है, द प्रोविजन इन रिलेशन टू अलाउंसेस, प्रिविलेजेस एंड इम्यूलमेंट्स ऑफ, दोस्तों ये याद रखिएगा जो ये लिस्ट है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर्स ऑफ स्टेट्स, स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट, चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडियन स्टेट्स, सुप्रीम कोर्ट जजेस, हाई कोर्ट जजेस, CAG। दोस्तों ये लिस्ट आपको याद रखनी है क्योंकि एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, और अगर मान लीजिए इसमें आपको दे दे कि सेकंड शेड्यूल में इसमें से कौन नहीं है और प्राइम मिनिस्टर ऑप्शन में रहे, तो आपको याद रखना है कि हाँ प्राइम मिनिस्टर इसमें नहीं है। थर्ड शेड्यूल, इट कंटेन्स द फॉर्म ऑफ ओथ एंड अफर्मेशंस फॉर, अब देखिए ये भी आपको लिस्ट याद रखनी है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट इलेक्शन कैंडिडेट्स, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट जजेस, CAG, स्टेट मिनिस्टर, स्टेट लेजिस्लेचर इलेक्शन कैंडिडेट्स, स्टेट लेजिस्लेचर मेंबर्स, हाई कोर्ट जजेस। फोर्थ शेड्यूल में दोस्तों क्या है, इट कंटेन्स द प्रोविजन इन रिलेशन टू द एलोकेशन ऑफ सीट्स फॉर स्टेट्स इन यूनियन टेरिटरीज इन राज्यसभा। दोस्तों फिफ्थ शेड्यूल में क्या है, इट कंटेन प्रोविजन इन रिलेशन टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज। तो ये शेड्यूल्ड एरियाज याद रखिएगा, शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब एरियाज। सिक्स शेड्यूल में दोस्तों क्या है, इट कंटेन्स प्रोविजन इन रिलेशन टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज ऑफ स्टेट ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ये चारों आपको याद रखना है दोस्तों, क्योंकि उस पर पूछ सकता है कि सिक्स शेड्यूल में इनमें से कौन सा स्टेट नहीं है, और ऑप्शन में देते हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश। तो आपको याद होना चाहिए कि हाँ अरुणाचल प्रदेश में नहीं है। सेवेंथ शेड्यूल डील्स विद द 3 लेजिस्लेटिव लिस्ट, यूनियन, स्टेट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। दोस्तों अब है नेक्स्ट एट्थ शेड्यूल, इट डील्स विद द 22 ऑफिशियल लैंग्वेज रिकॉग्नाइज्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया। दोस्तों हमारे देश में 22 ऑफिशियल लैंग्वेज को संविधान ने रिकॉग्नाइज किया है, वो 8 शेड्यूल में है। दोस्तों इसमें आपको एक काम करना है कि इसमें आपको ये पता करना है कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में कौन कौन से लैंग्वेजेस ऐड किए गए थे। ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, ये आपका होमवर्क समझ लीजिए। अब दोस्तों आते हैं 9th शेड्यूल पे, इट डील्स विद द स्टेट एक्ट्स एंड रेगुलेशंस ऑफ दैट डील विद लैंड रिफॉर्म्स। तो इसमें लैंड रिफॉर्म्स आपको याद रखते हैं, एंड एबोलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम। इट ऑल्सो डील्स विद द एक्ट्स एंड रेगुलेशन ऑफ द पार्लियामेंट डीलिंग विद अदर मैटर। दोस्तों इसमें 2 चीज़ें मुख्य हैं, लैंड रिफॉर्म्स एंड जमींदारी सिस्टम, ये आपको याद रखना है। 10th शेड्यूल, दोस्तों 10th शेड्यूल डील्स विद प्रोविजंस रिलेटेड टू द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर ऑन ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन। दोस्तों 10th शेड्यूल मतलब एंटी डिफेक्शन लॉ, जो कि 52वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में 1985 में ऐड किया गया था। तो मतलब 10th शेड्यूल, एंटी डिफेक्शन लॉ, 52वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये 3 चीज़ आपको याद रखनी है। 11th शेड्यूल, दोस्तों इट कंटेन्स द प्रोविजंस दैट स्पेसिफाई द पावर्स, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत्स। दोस्तों 11th शेड्यूल मतलब पंचायत, इसमें कितने मैटर्स हैं, 29। कौन से अमेंडमेंट एक्ट में, 73rd अमेंडमेंट एक्ट में। ये 3 चीज़ें याद रखनी है, 11th शेड्यूल, 29 मैटर्स, पंचायत, 73rd अमेंडमेंट एक्ट। 12th शेड्यूल सेम है दोस्तों, किससे डील करता है, म्यूनसिपैलिटीज से। कितने मैटर्स हैं, 18। कौन सा अमेंडमेंट एक्ट, 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको
याद रखनी है। तो दोस्तों ये था हमारा लास्ट वीडियो, ये था हमारा लास्ट स्लाइड। कैसा लगा आपको? अगर अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। जय हिंद, जय भारत।